दोस्तों, विवाद और साहित्य का गहरा नाता है। विशेषकर हिंदी साहित्य की बात करें तो कई विवाद इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक विवाद है अश्लीलता का। आरोप लगते रहे हैं कि कुछ जो रचनाकार हैं, कुछ जो किताबें हैं, वो जानबूझ के उसमें अश्लीलता रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसके प्रति अट्रैक्ट किया जाए, किताबों को चर्चा में लाया जाए, या लेखक खुद जल्दी से जल्दी नाम कमाना या चर्चा में आना चाहता है तो वो अश्लील चित्रण करता है। ऐसा ही विवाद प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेंद्र कुमार के साथ भी जुड़ा रहा है। उन्हें तो लोगों ने सारी जम्पर उतारवाद का प्रवर्तक भी कहा है और कई तरीके के आरोप इन पे लगे थे। कहा जाता था कि स्त्रियों को वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, स्त्रियों को बरगला के वे अध्यात्म की ओर लेके चले जाते हैं। ऐसे कई तरीके के आरोप थे जो जैनेंद्र कुमार के ऊपर लगे। उनके जो स्त्री परक उपन्यास थे वो जब प्रकाशित हुए तो कई तरीके की बातें सामने आई, उनको विवाद झेलना पड़ा। उनकी किताब जब पब्लिश हुई तो कई तरीके की बातें उठी और यहाँ तक कि वे इन जो कटुक्तियाँ थी, ये जो सवाल थे जो लोग उनसे करते थे, जो उन्हें कहते थे, इन सबसे परेशान हो करके वे कई बार साहित्य से संन्यास भी ले चुके थे। लेकिन फिर वे उभर के सामने आते और जब भी आते तो फिर कुछ न कुछ नया लेकर ही आते थे। आपको पता होगा कि जैनेंद्र कुमार अपने समय में भी बहुत प्रसिद्ध थे। उस समय के जो रचनाकार हैं उनकी अपेक्षा उन्हें अधिक मानदेय पत्रिकाओं से रचनाओं के लिए मिला करता था। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी और जो उनके ऊपर आरोप लगते थे उनका वो मुंह खोल के जवाब नहीं देते, इन सबका जवाब अपने निबंधों के माध्यम से ही दे दिया करते थे। तो उनका एक ऐसा ही प्रसिद्ध उपन्यास है सुनीता, जो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था। इसी उपन्यास के बाद उन्हें सारी जम्पर उतारवाद का प्रवर्तक कहा गया था। तो आज किताबें में दोस्तों हम इसी उपन्यास के बारे में जानते हैं। यह भी जैनेंद्र कुमार का मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही है और इसके केंद्र में है सुनीता नामक नायिका। इसकी कहानी यूँ है कि श्रीकांत और हरिप्रसन्न दो मित्र रहते हैं। कॉलेज के समय से ही श्रीकांत संपन्न परिवार का लड़का रहता है, साधन संपन्न था, और हरिप्रसन्न जो उसका मित्र है वह अत्यधिक निर्धन था। श्रीकांत अपने मित्र की पैसों से मदद करता है, उसकी जो भी ज़रूरतें रहती हैं वह खुशी खुशी पूरा कर देता है। उसे उसका साथ बहुत पसंद रहता है। कॉलेज छोड़ने के बाद श्रीकांत वकील बन जाता है और हरिप्रसन्न की उसे कोई खबर नहीं रहती है, वह कहाँ है, क्या कर रहा है, इसके बारे में श्रीकांत को कोई जानकारी नहीं रहती है। बार बार उसकी इच्छा होती है कि वह हरिप्रसन्न के बारे में जाने कि वह उसका मित्र कहाँ है, किस हाल में है, क्या वह जॉब कर रहा है, क्या अब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। ये सारे प्रश्न उसे परेशान करते हैं। इसी बीच उसका विवाह सुनीता नामक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील महिला से हो जाता है। दोनों की ट्यूनिंग चल रही होती है। चूँकि यह अरेंज मैरिज रहता है, दोनों को एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ी दिक्कत आती है। सुनीता को लगता है कि श्रीकांत अपना पूरा समय, अपना पूरा एफर्ट जितना कि उसे अपनी गृहस्थी को और उसे देना चाहिए उतना दे नहीं रहा है। ठीक यही बात श्रीकांत को भी लगती है कि सुनीता अपना पूर्ण समर्पण मुझे नहीं दे रही है, और ये जो सोच उनकी रहती है ये उनके बीच खिटपिट का कारण बनती है। ऐसे बाहर से देखने पे सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन मन से उनके बीच की दूरियां ख़त्म नहीं हुई होती हैं। इस तरीके से शादी के 3 साल गुजर जाते हैं। इस बीच श्रीकांत हरिप्रसन्न को खोजने की बहुत कोशिश करता है। उसके घर पे बहुत लंबा सा पत्र भी लिखता है कि मेरा विवाह हो गया है, मेरी पत्नी इतनी प्यारी सुशील है, इसकी यह चित्र है, यह तुम देखो। लेकिन यह पत्र वापस लौट आता है क्योंकि उस पते पे अब हरिप्रसन्न नहीं रहता था। श्रीकांत निराश हो जाता है और इससे ज़्यादा परेशान हुआ रहता है अपने और सुनीता के संबंधों को लेकर के। उसे लगता रहा होता है कि कुछ ऐसा करूँ मैं जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएं। हम जैसे कि कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की परछाई होते हैं, तो हम दोनों वैसे ही बन जाएं। बहुत सोच विचार करके वह यह निर्णय लेता है कि उन दोनों को आपस में कहीं घूमने जाना चाहिए। वे लोग यात्रा की प्लानिंग करते हैं और यात्रा पे निकल जाते हैं। इस यात्रा के दौरान श्रीकांत महसूस करता है कि उन दोनों की बीच की दूरियां जो है वो घट रही हैं, मनमुटाव घट रहा है, दिल से वे दोनों एक दूसरे के अधिक करीब आ रहे हैं। इसी बीच वे कुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं और यहाँ श्रीकांत को हरिप्रसन्न दिखाई देता है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। पता करने पे यह ज्ञात होता है कि हरिप्रसन्न दिल्ली लौट गया है। श्रीकांत भी यात्रा अधूरी छोड़ के उसी रात
दिल्ली लौट जाता है, लेकिन यहाँ भी आके उसे तुरंत हरिप्रसन्न नहीं मिलता है। कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर उसे हरिप्रसन्न मिलता है जो कि एक मंदिर के प्रांगण में रह रहा होता है। दोनों जब मिलते हैं तो हरिप्रसन्न की स्थिति आज भी वैसी ही थी। उसकी जेब में 5 आने पैसे रहते हैं और उसे 50 रुपये की ज़रूरत रहती है। श्रीकांत बहुत खुश होता है अपने इस मित्र से मिलके और वह उसे लेके अपने घर आ जाता है, अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता है। घर पहुंचते हैं जब वे दोनों तो सुनीता उस समय अस्त व्यस्त से कपड़ों में स्टूल पे चढ़ के सफाई कर रही होती है। हरिप्रसन्न के बारे में तो वह बहुत कुछ सुन चुकी होती है, उसे जानती रहती है। वह उनकी आवभगत में लग जाती है। उन दोनों को घर में छोड़ के श्रीकांत फल लेने बाजार चला जाता है। जब वह लौट के आता है तब तक वे दोनों चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वे दोनों आपस में खुलते हैं। श्रीकांत रिक्वेस्ट करता है कि तुम अब इसी घर में रहो। कुछ दिन के बाद जब हरिप्रसन्न आता है बाहर से तो उसके हाथ में एक पोटली रहती है जिसमें कारतूस और बंदूक होती है। उस दिन सुनीता अपने मायके गई हुई थी तो श्रीकांत उससे कहता है कि ये सारी चीज़ें छुपा दो और जो तुम ये क्रांतिकारियों वाला देश को आज़ाद कराने का काम कर रहे हो इसे भी छोड़ दो। यह अच्छी बात नहीं है, इसके बजाय तुम घर गृहस्थी बसाओ। लेकिन हरिप्रसन्न इसके लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, कारतूसों को वह घर में ही छुपा देता है। वह श्रीकांत से कहता है कि मेरे लिए कागज और कैनवास, कुछ कलर वगैरह ला दो, मैं कुछ पेंटिंग करना चाहता हूँ। श्रीकांत उसकी यह इच्छा पूरी कर देता है। श्रीकांत देखता है कि हाँ, अब हरिप्रसन्न और जो सुनीता है उनकी ट्यूनिंग अच्छी हो रही है, आपस में वो खुल गए हैं, बातचीत करते हैं। इस बीच वह अपने लिए एक प्लान बनाता है कि मैं लाहौर चला जाऊँ। एक केस के सिलसिले में हरिप्रसन्न को घर में छोड़ के वह लाहौर चला जाता है। लाहौर से वह पत्र लिखता है हरिप्रसन्न और सुनीता दोनों को अलग अलग। सुनीता को वह लिखता है कि हरिप्रसन्न का पूरा ख्याल रखो और उसे घर से बाहर मत जाने देना। हरिप्रसन्न को वह लिखता है कि तुम अब घर में रहो और ये क्रांतिकारियों वाला काम छोड़ दो, इधर उधर भटकना छोड़ दो, गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, शादी विवाह कर लो। हरिप्रसन्न घर में रहता तो है और वह अपनी जो चित्र था, कैनवास उसने मंगाया था, तो वह एक चित्र बनाने में बहुत लगन से लगा रहता है। चित्र पूरा होता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होता है और प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ भूल के वह सुनीता के कमरे की ओर दौड़ लगा देता है। कमरे में पहुंच के वह देखता है कि सद्य स्नाता सुनीता अर्ध कपड़ों में है और अपने बाल सुखा रही है, उसके बाल गीले हैं। उसे इस अवस्था में देख के उसे यह भान होता है कि वह अप्रतिम सौंदर्य की सम्राज्ञी है और उसे अपने दल में शामिल करना चाहिए ताकि लोगों में जोश भरे और जो स्वतंत्रता का काम है वह अच्छे से आगे बढ़े। वह कमरे से बाहर निकलता है। बाद में सुनीता से इस बारे में बात करता है। सुनीता तैयार हो जाती है। दोनों प्रोग्राम बनाते हैं कि रात को हरिप्रसन्न उसे लेकर जाएगा जहाँ पे जो क्रांतिकारी उसके साथी हैं, दल के लोग हैं, उनके साथ मुलाकात हो सकेगी। इसी बीच सत्या आती है जो कि सुनीता की बहन है। अपनी बहन के मनोभाव में परिवर्तन देख के वह उससे इसका कारण पूछती है तो सुनीता सत्या को सारी घटना बता देती है। साथ ही यह कसम देती है कि देखो, मैं जो क्रांतिकारियों से मिलूंगी इसके बारे में तुम घर बाहर किसी को भी बिल्कुल भी मत बताना। सत्या मान जाती है। सत्या जब अपने घर जाती है तो यह पूरी तरह अलर्ट रहती है कि मम्मी पापा या घर का कोई आज रात को सुनीता के घर न जाए। शाम को वह बाहर निकलती है तो उसे श्रीकांत दिखाई देता है मार्केट में। श्रीकांत उसी दिन उसी समय लौट के आया था। सत्या उसे अपने घर ले आती है, बहाने से उसे अपने ही घर रात में रुकने का रिक्वेस्ट करती है और मना भी लेती है। श्रीकांत का मन हो रहा था कि वह सुनीता को देखे, घर की हालचाल जाने, इसलिए वह रात को खाना खाकर घूमने के बहाने अपने घर पहुंचता है। वहां घर में ताला लगा देख के लौट रहा होता है कि एक गाड़ी से टकराकर गिरते गिरते बचता है। इसी गाड़ी में हरिप्रसन्न और सुनीता थे जो क्रांतिकारियों से मिलकर लौट रहे थे। हरिप्रसन्न को यह आभास होता है कि लोगों की नज़र में वह आ गया है और संभवतः कुछ लोग उसका पीछा करेंगे कि वह क्रांतिकारियों से मिला है या कुछ लोगों को शक हो रहा है, तो वह घर ना जा कर के सिनेमा हॉल चला जाता है। सुनीता के साथ दोनों फिल्म देखने बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। हरिप्रसन्न उसे लेकर के जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में अंधेरे में दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं। हरिप्रसन्न कहता है कि आज की रात हमें यहीं व्यतीत करना चाहिए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, एक खतरे का लाल निशान मैंने देखा अभी,
जिसका मतलब है कि हमारे दल का मुखिया मारा गया है, तो अभी हमारा शहर में वापस जाना ठीक नहीं है, रात यहीं गुजार लो, सुबह मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। सुनीता मान जाती है, दोनों सोते हैं जंगल में ही। थोड़ी देर के बाद हरिप्रसन्न के अंदर की वासना जागृत हो जाती है। वह कुछ ऐसे उपक्रम करने लगता है जिससे सुनीता को यह पता चल जाता है और उसे यह बुरा लगता है। वह तत्काल खड़ी होती है और अपने वसन पूरी तरीके से उतार देती है। वसन उतार के वह हरिप्रसन्न के सामने खड़ी हो जाती है। हरिप्रसन्न लज्जित हो जाता है, वह चुपचाप सो जाता है। सुबह सुनीता को उसके घर पहुंचा के खुद एक अनजाने डगर की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रीकांत लौट के आता है तो उसे सुनीता गुनगुनाते हुए पूर्वस्त अपने घर के काम में लिप्त मिलती है। वह उससे बात करता है तो उसे लगता है कि हम दोनों के बीच की दूरियां मिट गई हैं। वह अपने आप को सुनीता के बहुत करीब पाता है। उसे लगता है कि हाँ, अब हमारी दुनिया मिट गई हैं, अब हम सच्चे अर्थों में जीवन साथी बन गए हैं। यही यह नॉवेल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये जो कहानी अभी मैंने आपको सुनीता उपन्यास की बताई, इसे सुन के आपके मन में कई सवाल उभर रहे होंगे, जैसे कि श्रीकांत का व्यवहार कई जगह आपको बिल्कुल अपरिचित सा लगेगा, यह सामान्य पुरुषों के व्यवहार से बिल्कुल अलग सा है, और जो हरिप्रसन्न का व्यवहार है वह भी आपको अलग लग सकता है। यही मनोवैज्ञानिक उपन्यास की विशेषता है। जैनेंद्र कुमार इस उपन्यास के माध्यम से मन की ग्रंथियों को ही खोलना चाहते हैं, मन की ग्रंथियों के बारे में बताना चाहते हैं। दूरियां जब श्रीकांत और सुनीता के बीच रहीं तो दोनों एक दूसरे को मिस किए, उनको एक दूसरे की याद आई और एक दूसरे का महत्व समझ आया। जब श्रीकांत ने उन दोनों को मौके दिए कि हरिप्रसन्न और सुनीता के बीच में दोस्ती हो, ट्यूनिंग हो, इस दोस्ती का उसे दो फ़ायदा एक तरीके से नज़र आया कि सुनीता हरिप्रसन्न और मुझ में तुलना करके मुझे श्रेष्ठ पाएगी। दूसरा ये कि हरिप्रसन्न किसी मतलब घर परिवार के नज़दीक पाके, अपने आप को किसी महिला के नज़दीक पाके उसकी जो यायावर प्रवृत्ति है उसमें रोक लगेगी और वह भी गृहस्थ आश्रम की ओर आकृष्ट हो सकेगा। अश्लीलता के जो आरोप सुनीता पे लगे हैं, जिसके कारण यह इतनी विवादों में रही यह रचना, ये 1935 की कृति थी जैनेंद्र कुमार की। इसको आप पढ़ेंगे तो आप यह भी समझ सकते हैं कि आज जिन कृतियों को अश्लील कहा जाता है और सुनीता पे जो अश्लीलता के आरोप थे, उन दोनों के बीच में इसको हम कहाँ रखते हैं, इस रचना को किस हद तक अश्लील माना जाए, और जंगल में सुनीता ने जो किया क्या वह गलत था या नहीं, यह जो जैनेंद्र कुमार हैं इन्होंने इस चीज़ को पाठकों के ऊपर ही छोड़ा है। इसके लिए कहीं पे कोई विश्लेषण उन्होंने नहीं किया पूरे उपन्यास में। यह पाठकों के लिए है कि पाठक खुद तय करें कि यह क्या था। दोस्तों, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें सत्या का रोल है, वो भी इंटरेस्टिंग है। उसकी एंट्री कहाँ कहाँ है, कैसे है, ये सारा कुछ जो है, बहुत सारे जो कुछ तथ्य हैं वो आपको उपन्यास पढ़ के पता चलेंगे। इनको आप पढ़िए। क्या सत्या और हरिप्रसन्न के बीच में भी कुछ हुआ, नहीं हुआ, क्या उन दोनों का आगे विवाह हो सकता है, उनकी ट्यूनिंग कैसी रही, यह सब कुछ भी आपको उपन्यास पढ़ के ही पता चलेगा। तो यह एक प्यारा सा उपन्यास है। आपको यह इस दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए कि इस पे जो आरोप लगे अश्लीलता के, वह कहाँ तक सही थे, कहाँ तक नहीं थे। आप इस उपन्यास में पढ़ेंगे, अंत में जो सुनीता है वह अपने पति को जंगल वाली घटना बताना भी चाहती है, तो श्रीकांत उससे कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि मेरी क्वीन जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। यह उन दोनों का आपस में विश्वास है, यह भी हमें देखने को मिलता है कि एक दूसरे के बीच भले ही ट्यूनिंग की कमी हो, लेकिन विश्वास की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और यही जो है सफलता का सूत्र भी है। तो इस उपन्यास को आप पढ़िए दोस्तों। कैसी लगी मुझे बताइए। बाय बाय।